चलिए बेटा देखिए अब जरा इधर, कल आप लोगों ने यहाँ पर एक्सरसाइज मैंने 8.1 के 5 से 15 तक के क्वेश्चंस दिए थे। कितने हो गए? एक एक करके डाउट पूछ लो अपने। एक बच्चा एक बार में एक डाउट पूछेगा। 40। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डाउट आया है कि इफ साइन थीटा इज 12/13 और थीटा आपको दे रखा है लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री मतलब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे, इसलिए देते हैं। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में लाइक 11 12 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब वैल्यू सेम होती है, उनके साइन डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक ये पैटर्न दे दिया कि आपका थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो नो वरीज कि आपको कुछ माइनस में लेना है। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है आपको टू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 1/10 स्क्वायर थीटा। इसमें था क्या, साइन थीटा दे रखा है 12/13, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और इस एंगल को थीटा ले लिया, और साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका 12 के आ जाएगा और ये 13 के आ जाएगा। बेस निकाल लो, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर से, बताना जरा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 5 के आ जाएगा। किसको? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप साइन थीटा की वैल्यू बताओ इसमें कितनी आ जाएगी। साइन थीटा तो ऑफ कोर्स दे ही रखा है आपको 12/13, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 5/13, और टेन थीटा कितना आ जाएगा 12/5, यही आएगा, है ना। अब बस ये वैल्यूज इसमें रख दो, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर यानी 144/169, कॉस स्क्वायर यानी 25/169, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 12/13 इंटू 5/13, और ये 1/10 स्क्वायर को आप कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, या फिर यहीं पे वैल्यू रख सकते हो 1/12 का स्क्वायर 144/5 का स्क्वायर 25। देखो जब आप ऊपर से एलसीएम लोगे यहां से, तो 169 एलसीएम आएगा, ऊपर 144 माइनस 25 एज इट इज रहेगा, है ना। और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी डिनोमिनेटर में 13 इंटू 13 169 आ रहा है, तो वो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ऊपर आपके पास 144 माइनस 25 बचेगा, और नीचे बचेगा 2 इंटू 12 इंटू 5, और इसका 25 ऊपर चला जाएगा और 144 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 5 से 25 5 टाइम्स कट हो गया, और कुछ कटेगा नहीं। 144 में 25 माइनस करोगे तो 119, और अपॉन में 2 इंटू 12, और यहाँ पे 5/144 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, 595/, हाँ यही आंसर। ठीक है जी, कल 1% हो सकता है कि छुट्टी रहे, 1% ओनली, 1% कल छुट्टी हो सकती है, बता दूंगी मैं। ठीक है, हाँ जी इसको लिख लें सब, फिर 15 भी करा लेते हैं।
आई होप ना सबने नोट कर लिया होगा। हो गया बेटे नोट? चलो 15th वाला बताना है। बोलो जी 15th क्वेश्चन। आपको दे रखा है टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 और वैल्यू निकालनी है टू फाइंड। ला इसमें क्या था? हाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और इधर 4 आ जाएगा, आएगा। अब इसका होल स्क्वायर जब आप आइडेंटिटी से खोलोगे तो आएगा tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा। बिल्कुल ये 2 इधर माइनस में जाएगा तो आपको वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगी। ये तो इतना सस्ता क्वेश्चन था। किसका डाउट था ये? आदित्य तुम्हारा डाउट था ये? शिवम का होता तो मैं मान भी लेती। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, तो करता ही नहीं है। एक और 12th का 5th पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का 5th पार्ट चलिए देखिए जी। 12th का 5th पार्ट tan थीटा आपको a/b दे रखा है, वैल्यू निकालनी है a sin थीटा b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है। टू प्रूव is a square minus b square upon a square plus b square. So simple it is. इसको 10 बनाने के लिए अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी, किससे? cos थीटा से, है ना। तो जब ये वाली फुल किट समझना, तो जब इस वाली टर्म को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा और इस वाली टर्म को करेंगे तो सिर्फ b रह जाएगा। खुशी समझ ले। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो b रह जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a tan थीटा माइनस b और नीचे a tan थीटा प्लस b। आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी समझ आई तो आप एक और तरीके से कर सकते हो, मैं वो तरीका बता दूंगी, पहले इसको समझ लो। ठीक है, हमें 10 की वैल्यू दे रखी है, ऊपर साइन और कॉस है ना। मुझे पता है 10 का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं? अच्छा ये मैंने भी तुम्हें बताया नहीं एक्चुअली। हाँ तभी नहीं तुम्हें समझ आया। जो फॉर्मूला नोटबुक लिखी निकाली है वो निकाल दो, फॉर्मूला नोटबुक वहां पे लिख लो, वहां पे ना ये चीज लिख लो। 2 फॉर्मूलाज लिखवा रही हूं मैं। जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और जो कॉट थीटा होता है वो ड्यू टू 1/tan थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ये 2 वैल्यूज ना लिख लो फॉर्मूला नोटबुक पे। निशान भी अब समझ आ गया होगा शायद, है ना, कि डिवाइड करके ऐसा क्यों बना। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस वाली टर्म तुम्हारी 10 में बदल जाएगी और कॉस अपॉन कॉस 1 रह जाएगा। ऐसे ही नीचे साइन अपॉन कॉस वाली टर्म 10 में बदल जाएगी और कॉस अपॉन कॉस से वो 1 रह जाएगा। अब समझ आ गया। और अगर किसी को ये चीज नहीं याद आ रही कि आपको ऐसे करना है तो आप सिंपल वाला मेथड कर सकते हो। कैसे? कि tan थीटा आपको a/b दे रखा है तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये थीटा एंगल आ गया। तो tan जो होता है वो क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर a हो जाएगा, बेस b आ जाएगा। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो किस में बदल जाएगा? √a² प्लस b² में बदल जाएगा। तो यहां से दोनों वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/√this आएगी और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी b/√this। और इस वैल्यू को पुट कर दो गिवन क्वेश्चन में, पुट इन गिवन क्वेश्चन। तो जिसे ये चीज याद रखने में तकलीफ है कि भाई हमें याद नहीं रहेगा कि हमें इस सिचुएशन में डिवाइड करना है कॉस से,
या कंफ्यूजन होती है, हमें नहीं याद रहता कि tan से किससे डिवाइड करें, साइन से करें या कॉस से करें, तो वो अपना सिंपल वाला मेथड लगाओ, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपने 10 की वैल्यू रखी, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, a अपॉन बी। ऐसे ही यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या दे रखी है, a अपॉन बी। ठीक है, तो ऊपर आपके पास आ गया ए स्क्वायर, बी एलसीएम, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही नीचे बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। ठीक है, दूसरे वाला मेथड भी देख लो। दूसरे वाले मेथड से जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, a एज इट इज, साइन की वैल्यू थी a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस b, कॉस की वैल्यू थी b अपॉन रूट दिस, ऐसे ही नीचे a के साथ और बस b के साथ, बाकी सारा कुछ तो सेम है, साइन और कॉस की वैल्यू है ना, तो जो एलसीएम है वो तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप चाहे कोई भी मेथड लगाओ सेम आंसर आएगा, जो आपको ज्यादा आसान लगे वो नोट करो, जो ज्यादा आसान लगे वो नोट, ठीक है। क्योंकि पता क्या, रेशो का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज रेशो, राइट। आप रेशो को एग्जैक्ट लेंथ नहीं ले सकते, लाइक अगर आपसे कहा जाए कि आपकी क्लास में सपोज बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 2:3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज 2 ही हैं और गर्ल्स 3 ही है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट द सेम एज रेशो, सो दैट्स व्हाई एक कांस्टेंट लेना जरूरी होता है, वो भले ही बाद में कट जाए, लेकिन वो पहले ट्राइंगल जब बनाओगे तो उसमें वो के लेकर ही रखना है, वरना उसके नंबर कटते हैं। ठीक है जी, कौन सा मेथड किसने किया है बताना जरा, किस किसने कौन सा मेथड, ये लेफ्ट वाला किस किसने किया है वो बताओ पहले, सबने किया है, ओम ने नहीं किया है, किया है, और ये वाला मेथड किस किसने किया है, ये भी सबने किया है, ये किसी ने नहीं किया, पहले वाला, अच्छा पहले किया, ओके फाइन, चलो नोट कर लिया सबने, अब आगे बढ़े, और कौन सा डाउट है, इसी का फोर्थ पार्ट, ओके फोर्थ पार्ट ईशानवी, नाउ यू कैन डू इजीली लाइक दिस, आपको tan थीटा दे रखा है ना, तो दोनों में से कोई भी मेथड लगाओ, या तो डिवाइड करो ऊपर नीचे कॉस से और ये वाला मेथड लगाओ, या इस वाले मेथड से साइन कॉस की वैल्यू निकालो और रख दो, आप खुद से करो हो जाएगा, अभी क्या अभी करो। फोर्थ पार्ट में बिल्कुल दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हो, क्योंकि उसमें यही दे रखा है फोर्थ पार्ट में कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब मैं इसका आंसर ओरली बता सकती हूँ, cos थीटा माइनस साइन थीटा, पता है कैसे बता सकती हूँ, इस वाले मेथड से, जो ये राइट साइड में किया था, आपने क्या किया, ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल से परपेंडिकुलर जो है वो a होगा, बेस जो है वो b होगा, और हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, और साइन और cos की वैल्यू निकाल ली, यहां तक तो सेम है। अब आप जरा इसको क्वेश्चन को मैच करो, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा में ऊपर क्या है b, और साइन थीटा में ऊपर क्या है a, एलसीएम तो कट ही जाना है डिनोमिनेटर लेकर के, तो फाइनली इसका आंसर b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए आने वाला है, ओरली हो गया ना क्वेश्चन। अब तुम कौन से मेथड से करोगी, ये वाला, इससे या इससे, जिससे मर्जी कर लो, जिससे मर्जी कर लो, अगर आप इससे कर रहे हो तो यही लाइन आएगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो जब आप cos थीटा से डिवाइड करोगे तो cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan थीटा, और फिर tan थीटा की वैल्यू रख देंगे a अपॉन बी, एलसीएम लेंगे, b से b तो कट जाएगा, जो एलसीएम लिया वो फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको।
कोई डाउट था इसके अलावा? 5 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस में से किसी का और कोई डाउट है? नहीं। हाँ, 13th क्वेश्चन, चलिए 13th भी बता देते हैं। 13th अभी जस्ट खुशी ने पूछा था मुझसे। खुशी बताओगे तुम? 13th में मैंने तुम्हें क्या बताया था? 13 में दिया हुआ है 5 cos a माइनस 12 sin a इज इक्वल टू 0, और फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? sin a प्लस cos a अपॉन 2 cos a माइनस sin a। तो आप क्या करो, आपके पास ना दो चॉइस है, देखो सुन लो। आपने पहले क्या किया, इस 12 sin a को इधर ले लिया, तो आपके पास 5 cos a की वैल्यू 12 sin a आ जाएगी, आ जाएगी। अब इसके बाद आपकी चॉइस है, या तो आप 12 को इधर नीचे ले आओ, यानी कि 5 अपॉन 12 cos a इज इक्वल टू साइन a ले आओ, और क्वेश्चन में जहां जहां पर भी साइन है उसकी जगह ये रख दो, रख दोगे। ऊपर से भी cos कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी cos कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, बाकी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चॉइस आपके पास क्या है कि आप इस 5 को इधर नीचे ले आओ 12 के नीचे, तो 12 अपॉन 5 साइन a, और यहां पे रह जाएगा cos a, और जहां जहां भी क्वेश्चन में cos a है वहां वहां पर यहाँ पे और यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दो, तो साइन कॉमन लेकर के कट जाएगा और बचा हुआ सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो जरा इसे कंप्लीट। अच्छा, तुमने क्या किया, तुमने tan a बना लिया, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन में भी tan a बनाना पड़ेगा, है ना। अगर आपने बिल्कुल, अगर आपने यहां से इस cos को इधर डिवाइड में लिया, 12 को इधर, तो आपका tan a आ गया होगा, tan a इज इक्वल टू 5/12 आ गया होगा, है ना। वहां से आप हाइपोटेन्यूज निकाल करके sin a cos a की वैल्यू निकाल लो, उससे भी कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। लो जी, एक और तरीका सामने आ गया कि आपने क्या किया, यहां से tan a की वैल्यू निकाल ली, 5/12 इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, यानी ये 12 कहां चला गया, इधर नीचे, ये 12 जो है वो इधर आ गया नीचे, और cos a कहां चला गया, साइन के नीचे, ये लाइन आ जाएगी। तो आपके पास tan a की वैल्यू आ गई 5/12, और आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया a एंगल के लिए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो ये आपका 13 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये ना अब हम हैबिचुअल हो गए हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 नंबर्स जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 8th क्लास में पढ़ा था हम सब ने। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक 3 4 5, है ना, 5 12 13, एक और होता है 17 से 15, और 12 और 17 कुछ इस तरह से है। हाँ, 8 और 15 और 17, यस। तो ये कुछ ना स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो हमें लर्न होते हैं, और इनमें जो सबसे बड़े वाला नंबर होता है ना, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है ना। लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि 8 12 और 17 में, तो 17 हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। तो ये चीज वेल नोन है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपने यहाँ से वैल्यू निकाल करके यहाँ से साइन ए कॉस ए निकाल लिया। साइन ए कितना आ जाएगा, 5/13, कॉस ए कितना आ जाएगा, 12/13, और ये वैल्यू आपने इसमें रख दी और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये भी एक तरीका है, तो जो अच्छा लगे वो करो, कंप्लीट कर लो उसको। और कोई डाउट तो नहीं है? जिसका डाउट नहीं है वो इसका 16 17 क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करो। आज एक नई चीज सिखाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना। ठीक है, लाइक 30 डिग्री के लिए सीखेंगे, 60 डिग्री के लिए सीखेंगे, 45 डिग्री के लिए सीखेंगे। 0 और 90 का डायरेक्ट कर, उनका प्रूफ नहीं आता है, 30 60 और 45 का आ सकता है। ठीक है, और फिर हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो फटाफट से 16 और 17 क्वेश्चन खत्म करो। 16th क्वेश्चन में है 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी cot a की वैल्यू 4/3 आ गई, एंड यू हैव टू चेक
you have to check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is cos square a minus sin square a or not, और आपका आंसर यस आना चाहिए, यस ही आएगा। मेरे पास उसका कारण है, आपके पास नहीं है। मेरे पास उसका कारण क्या है कि हायर क्लासेस में ना हमने ये दोनों फॉर्मूलाज cos 2a के लिए पढ़े हैं। ये फॉर्मूला cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan a होता है, ये फॉर्मूला cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos 2a cos a, ये cos 2a का फॉर्मूला cos और sin के टर्म्स में होता है। मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते, क्योंकि अभी आप 10th में हो, राइट। जब बड़ी क्लासेस में आओगे तो आप भी ये सीखोगे। मैंने आपको इसलिए बताया, इसका आंसर यस आना चाहिए। अब क्या चीज हमने बताई थी, ध्यान करेंगे। हाँ, एक ही बात है बिल्कुल। यहां से आप 10a इज इक्वल टू 3/4 लिख करके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बट राइट हैंड साइड के लिए आपको cos a और sin a निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो tan a की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, राइट हैंड साइड के लिए आप पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। a के लिए tan की वैल्यू दे रखी है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 3k, ये हो गया 4k, पाइथागोरस थ्योरम से ही आ जाएगा 5k। फिर आपके पास sin a और cos a की वैल्यू आ जाएगी। sin a की वैल्यू आ जाएगी 3/5, cos a की आ जाएगी 4/5, है ना, यही आएगी ना। और ये दोनों वैल्यूज कहां रख दो, राइट हैंड साइड में, एंड यू विल सी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, करके देखो। टू कंप्लीट, मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करके वैल्यू बताओ क्या आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ रही है और राइट की भी आ रही है। 16 माइनस 7/25 आ रहा होगा, और ये भी आपका 7/25 आ रहा होगा, चेक करो। मतलब कंपल्सरी है, हाँ, वो इंटरमीडिएट स्टेप है, उस स्टेप का नंबर कट सकता है। कटेगा मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं कट सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। अभी लाइक अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन मार्किंग को जो 12th में हुई है, और मैंने जिन स्टूडेंट्स की आंसर शीट्स देखी हैं, जिन्होंने अपनी स्कैन कॉपी मंगवाई आंसर शीट की, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है। अगर कोई स्टेप ऊपर से गलत है या मिसिंग है, तो उन्होंने फिर नीचे वाले स्टेप्स के नंबर नहीं दिए, है ना। स्टेप मार्किंग मतलब अगर जैसे आपके क्वेश्चन के 5 स्टेप हैं, ठीक है, अब मान लो आपने ये सेकंड वाला स्टेप ना किया ही नहीं, आपने फर्स्ट स्टेप के बाद सीधे यहां पहुंच गए, तो उन्होंने ना फिर ये अब अगर ये वाला स्टेप इस सेकंड स्टेप पे डिपेंडेंट है, तो फिर उन्होंने नीचे का कोई नंबर नहीं दिया, 0। एक तो होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेप है, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा, है ना, तो उसको आप जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि आपने कोई लाइन लिखी, उसके बाद आप उसको सपोज ये लिख रहे हो cos स्क्वायर a और प्लस sin स्क्वायर a, है ना। अब उसके बाद ना अगर आपने ये लाइन तो लिखी नहीं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा आपने सीधे उसको उठा करके ये लिख दिया 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 या -1, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ भी एक बीच का स्टेप नहीं किया, और वो स्टेप डिपेंडेंट स्टेप है। डिपेंडेंट मतलब अगला स्टेप उस पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर वो नंबर काट लेंगे, फिर नंबर नहीं देंगे। इसलिए बहुत संभाल के काम करना है।
मैं सजेस्ट करूंगी कि छोटी छोटी चीजों में रिस्क मत लेना, शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट पे मत जाओ, रिस्क है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 17th क्वेश्चन कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B, शो करना है कि एंगल A is equals to एंगल B होगा। क्या नोटिंग किया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वेल नोन चीज है ये, कैसे शो करेंगे इस पर, है भी एनसीईआरटी का। दो राइट एंगल ट्रायंगल से करें, लेट मी डू फर्स्ट, डोंट राइट। हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इस ये ले लिया एंगल ए के लिए और ये एंगल बी के लिए। अच्छा 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 अच्छा, एक ही ट्रायंगल में, हाँ राइट, ये ट्रायंगल लिया, इसमें अगर ये हमने 90 डिग्री एंगल ले रखा है, तो अगर ये मैं 45 डिग्री ले लूं और ये भी 45 डिग्री ले लूं, नहीं अब 45 तो मुझे शो करना है, इसमें 45 तो शो करना है। सी ए एंगल में सिर्फ इसको ले रही हूं भाई, ठीक है। तो कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो आपकी, अगर इस ट्रायंगल को मैं बी ए सी नाम दे रही हूं, तो कॉस ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और कॉस बी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी के लिए बेस होगा बी सी, है ना, हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। अब वो कह रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के इक्वल है, गिवन है। इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी सेम होंगे। अब ए बी से तो ए बी कट गया, यहां से क्या आ गया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट अब ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी, और इसका एंगल ए। हैंस रीजन इज एंगल्स opposite to equal sides are equal। आसान है ये तो, और इंपॉर्टेंट है ये तो, आराम से दे भी सकते हैं 3 नंबर में, ये बड़े आराम से 2 नंबर में या 3 नंबर में आ भी सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरे चांसेस होते हैं आने के, एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी के, है ना। बाकी तो बच्चे फिर पीवाईक्यूज करते ही है, बट पीवाईक्यूज में से जनरली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, जो ज्यादा पुराने साल के पेपर के क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, फिर बात ये आती है कि अगर वो आते ही नहीं है क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, तो हम करते क्यों हैं? अगर वो आते ही नहीं है तो हम करते क्यों हैं? हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज करते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो आज का मेन टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालना, ठीक है।